ड्रामे की शुरुआत हायुन से होती है, जो कि जी परिवार का सेकंड मास्टर है और पूरी तरीके से उसका नेचर हर्टलेस और क्रूर है। यहाँ पर वो अपने भाई फैंग के फ्यूनरल पर आया होता है। दूसरी तरफ हम विनी को देखते हैं, जो कि फैंग के फोटो के सामने बैठ करके बहुत ही ज्यादा रो रही होती है, जिसे देख करके लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं कि जरा देखो इस बेचारी को, अपने स्टेप फादर के मरने पर कितना रो रही है, और रोई भी ना क्यों, क्योंकि इसके रियल फादर तो इसके साथ में कितना गंदा व्यवहार करते थे। तभी तो इसकी मदर ने दूसरी शादी कर ली, पर दुर्भाग्य की बात तो ये है कि वो भी मर गया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि विनी तो बस रोने और शोक मनाने का नाटक कर रही थी। तभी उसका छोटा भाई चैन उसके पास आता है, जो कि फैंग और उसकी मदर का बेटा था, और वो विनी को चुप कराने की कोशिश करने लगता है। तभी उसे याद आता है कि उसके स्टेप फादर ने मरने से पहले कहा था कि तुम्हें अपने छोटे भाई को जी परिवार में जाकर के हक दिलाना होगा, क्योंकि वो जी परिवार का वारिस है, और तुम्हें मेरे फादर तक ये सारी बातें पहुंचानी होंगी। विनी सोचती कि मैं अपने भाई और मदर को जी परिवार में लेकर के जाऊंगी। तभी वहाँ पर हायुन की एंट्री अपने बॉडीगार्ड्स के साथ में होती है, जिसे देख करके लोग कहने लग जाते हैं कि ये तो जी परिवार का हायुन है, जिसका ऑरा किसी डेविल से कम नहीं, जिसके खून में क्रूरता भरी हुई है। हायुन विनी के सामने आकर के खड़ा हो जाता है और कहता है कि यहाँ पर काफी शोर मच रहा है, सबको बाहर निकाल करके फेंक दो। इतना कहते कि देरी नहीं कि उसके गार्ड सभी को बाहर निकाल देते हैं। जहाँ विनी उसे देख करके कहती कि आप जी परिवार के अंकल है ना, तो क्या आपको दादाजी ने हमें ले जाने के लिए भेजा है? तो हायुन कहता है कि वो तुम्हारे दादाजी नहीं है, मेरा बड़ा भाई फैंग मर चुका है, इसीलिए जी परिवार ने उनके नाम की सारी संपत्ति वापस ले ली है। तो विनी की मदर कहती है पर चैन तो उनका उत्तराधिकारी है, वो जी परिवार का पोता है। ये सुनकर के हान का एक्सप्रेशन बिल्कुल डार्क हो जाता है और वो कहता है कि क्या कहा आपने? मैं 1 महीने का समय देता हूँ सिटी को छोड़ करके गायब होने के लिए, वरना अगर मैं अपने पर आ गया तो शायद मैं इस दुनिया से तुम सबको गायब कर दूंगा। और वो विनी की तरफ देख करके कहता है कि तुम समझ गई ना छोटी बच्ची। विनी सोचती कि इनके बारे में मैंने जितना सुना था, ये उससे कहीं ज्यादा क्रूर और राक्षस टाइप के इंसान है, जिसकी जिंदगी में रूल और दया नाम की कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, और ये जी परिवार का सबसे पावरफुल पर्सन है। पर मुझे कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा जी परिवार तक अपने मदर और अपने भाई को ले जाने के लिए। यही सोचकर कि वो हायुन के पीछे दौड़ती है और अनाड़े की तरह उसकी तरफ जाकर के गिर जाती है, और वो उसे कहती कि चैन जी परिवार का पोता है, दादाजी उसे कभी भी डिनाई नहीं करेंगे। क्या आपने दादाजी को चैन के बारे में कुछ बताया था? तो हायुन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उन्हें नहीं बताया होगा? तो वो कहती कि शायद आप भूल गए होंगे, क्योंकि आप बहुत बड़े आदमी हैं। तो हायुन कहता है कि तुम्हें बहुत जल्दी है ना जी परिवार में घुसने की, तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। ये सुनकर वो काफी खुश होकर के खड़ी हो जाती है और कहती है कि मुझे क्या करना होगा। इतने पर तो हायुन उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। इस बात पर विनी पूरी तरीके से शॉक्ड रह जाती है, जिस पर उसे छोड़ते हुए कहता है कि कितना खराब परफॉर्मेंस रहा तुम्हारा। इतना कहकर कि वो उसके ऊपर नकली आंसू वाली शीशी को फेंक देता है, जिसके सहारे विनी रोने का नाटक कर रही थी। यहाँ पर वो सोचने लग जाती है क्या मैं पकड़ी गई, और वो फौरन से खड़ी होकर के देखती है जहाँ हायुन अपनी गाड़ी की काफिला के साथ में निकल जाता है। पर वो हार नहीं मानना चाहती थी, इसीलिए वो जल्दी से एक टैक्सी में बैठ जाती है और हायुन की कार का पीछा करने के लिए कहती है, जिस पर टैक्सी ड्राइवर कहता है कि पर बच्ची किसी का पीछा करना इलीगल है। जिस पर विनी नौटंकी करते हुए रोते हुए कहने लग जाती है कि उस कार में मेरे फादर है, जिन्होंने मुझे छोड़ दिया है। अब उसकी नौटंकी देख करके ड्राइवर बेवकूफ बन जाता है और कहता है कि ऐसा जानवर फादर गॉड न करे किसी को मिले। इतना कहकर कि वो हायुन की कार का पीछा करने लगता है, पर जब वो हायुन को देखता है तो उसका फेस देखने लायक होता है। वो कहता है कि क्या वो तुम्हारे फादर है, पर वो काफी जवान लग रहे हैं, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो तुम्हारे फादर है? जिस पर विनी कहती कि बस वो जवान दिखते हैं, पर वो बहुत ही बूढ़े इंसान है, जो कि लड़कियों के साथ में फ्लर्ट करते फिरते हैं। इतना कहकर कि वो कार से उतर करके भाग खड़ी होती है, और यहाँ पर वो सोचने लग जाती है कि पता नहीं हायुन ने दादाजी को चैन के बारे में बताया भी है या नहीं, मैं ऐसे राक्षस जैसे इंसान पर कैसे भरोसा कर सकती हूँ। और यही सोचकर कि वो जी परिवार तक पहुँचने के लिए हायुन के कार के पीछे डिग्गी में छुप जाती है, और जैसे ही कार मेंशन पर रुकती वो धीरे से उतर करके जैसे ही मुड़ती वो हायुन से टकरा जाती है और बहुत बुरी तरीके से डर जाती है। हायुन तो उसे घूरे जा रहा होता है, जिस पर वो उसकी शर्ट पकड़ते हुए कहती कि अंकल क्या आपने मुझे देख लिया? हायुन सोचता है कि दिखने में तो मटर के दाने जैसे कितनी छोटी सी लगती है, लेकिन इसकी हिम्मत तो देखो, ये मेरे जैसे इंसान से उलझने की कोशिश कर रही है। विनी भी सोचती है क्या ये मेरे साथ में कुछ गड़बड़ करने वाला है, और यही सोच कर वो वहाँ से भागने लगती है, जिस पर हायुन उसे कस करके पकड़ लेता है। तभी असिस्टेंट कहता है कि बॉस आपके फादर आ रहे हैं। अब अपने फादर को देख करके हायुन विनी से कहता है कि अगर तुम अपने पैर सही सलामत चाहती हो तो उनके सामने अपना मुंह बंद करके रखना, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तभी हायुन के फादर उसके सामने आकर के पूछते हैं तुम्हारे बड़े भाई का फ्यूनरल सही से बीत गया? तो कहता है कि हाँ सब कुछ सही से हो गया। जहाँ वो विनी को देख करके पूछती कि लड़की कौन है, तो हायुन कहता है कि मेरी न्यू गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर के विनी शॉक रह जाती है, और हायुन के फादर कहते कि आमतौर पर तुम ऐसी हरकतें करते नहीं हो, पर ये मुझे कुछ ज्यादा ही छोटी लग रही है। इसकी एज कितनी है, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने इसे डराया धमकाया है? अगर ऐसा किया तो फौरन से इस बच्ची को जाने दो। तो हायुन कहता है कि पापा आप गलत समझ रहे हैं,
मैंने इसके साथ में कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं की है, क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना विनी? इस बात पर विनी डर से कहती कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्होंने मेरे साथ में ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये सुनकर कि हायून के फादर वहाँ से जाने लगते तो विनी कहती कि अंकल अब आप भी मुझे जाने दीजिए। तो हायून कहता है कि तुम्हें पता है कि कितनी सारी लड़कियां मेरी गर्लफ्रेंड कहलाने के लिए मरती है, पर इजिली मैंने तुम्हें आज अपनी गर्लफ्रेंड कह दिया। अभी वो उसी सब बात कर ही रहा होता है, तब तो वो पीछे से भाग खड़ी होती है और हायून के फादर के पास चली जाती है। ये देख कर कि हायून सोचता है कि लगता है किसी मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। इधर विनी हायून के फादर से सारी सच्चाई बता देती कि उनके बेटे फैंग ने उसकी मदर से शादी की थी और उनका एक पोता भी है। ये सुनकर कि वो शॉक रह जाते हैं और वो उनसे कहती कि यही मैं आपको बताना चाहती थी, पर अंकल ने आपसे झूठ बोल दिया कि मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूँ और मुझे आपसे मिलने तक नहीं दे रहे थे। ये सुनकर कि तो उनका पारा हाई हो जाता है और वो हायून से कहते कि मेरे साथ अभी के अभी स्टडी रूम में चलो, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि पनिशमेंट किसे कहते हैं। जिस पर हायून विनी से धीरे से कहता है कि मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। इतना कहकर के वो वहाँ से चला जाता है। अब रात में विनी चैन से सो रही होती, तभी वो सपने में देखती कि हायून उसके रूम में घुस आया है और उसके साथ में जबरदस्ती किस कर रहा है। ये देख करके वो घबरा करके उठ जाती और सोचती कि थैंक गॉड बस ये एक सपना था। अब अगले दिन फाइनली चैन और उसकी मदर जी परिवार में आ जाते हैं, क्योंकि दादाजी ने उन्हें परमिशन दे दी थी। ये सब होने के बाद में वो हायून की धमकी को याद करती और सोचती कि आखिर वो राक्षस अंकल कहाँ चले गए, उस दिन के बाद से मुझे दोबारा कभी दिखे नहीं और वैसे भी मुझे क्या करना है, मैं एक तरीके से सेफ हूँ। तभी वो हायून को स्विमिंग पूल से बाहर निकलता हुआ देखती है, जिसे देख करके वो घबरा जाती है और वहाँ से भागने लगती है, जिसकी वजह से उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा स्विमिंग पूल में गिर जाती है। हायून तो सदमे में चला जाता है कि आखिर ये मटर का दाना कहाँ से टपक पड़ा। जब उसे फौरन से पूल से बाहर निकाल करके बैठाता है। विनी तो सोचने लग जाती है क्या ये मुझे किस करने वाला है, पर हायून का ऐसा करने का कोई भी इरादा नहीं था, इसीलिए वो पीछे हट जाता है, जिसे देख करके वो अपनी सोच को लेकर के काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट फील करने लगती है। हायून उसे क्लोज जाकर के कहता है कि अगर तुम इस घर में अनकंफर्टेबल फील कर रही हो तो मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें अच्छे से कंफर्टेबल फील करवाऊंगा। ये सुनकर के वो कहती है कि मैं पढ़ने जा रही हूँ। इतना कह करके वो वहाँ से भाग जाती है, जिसकी वजह से उसका हेयर पिन गिर जाता है, जिसे क्लब में बैठा हायून काफी ज्यादा गौर से देखे जा रहा होता है और उसे ऐसा करता हुआ देख करके उसका दोस्त कहता है कि तुम कब से ये सारी चीजें यूज करने लगे। तो हायून कहता है कि मजाक करना बंद करो। इधर विनी को पता चलता है कि उसका हेयर पिन कहीं गिर गया है, जो कि उसकी मदर ने उसके बर्थडे पर गिफ्ट किया था। इतने पर हायून उस पिन की फोटोज क्लिक करके उसे भेज देता है, जिसे देख करके वो कहती है कि अंकल ये तो मेरा है। तो वो कहता है कि मैं किसे मान लूं कि तुम्हारा है। तो विनी कहती है कि कोई बहुत महंगी चीज नहीं है जिसके लिए आप मेरे साथ में मजाक कर रहे हैं। इतना कहकर के वो अपनी कई सारी फोटोज उसे सेंड कर देती है, जिसमें कि उसने अपने हेयर में उस पिन को लगा रखा था, जिसे देख करके हायून के फेस पर स्माइल आ जाता है। तभी उसका फ्रेंड विनी की फोटोज देख करके कहता है कि ये लड़की तो तुम्हारे टाइप की बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम तो हमेशा से बोल्ड लड़कियों को पसंद करते हो। तो वो कहता है कि तुम्हारी सोच है, वो छोटी जरूर लगती है लेकिन पूरी तरीके से आफत की पुड़िया है और उसने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से मैं बहुत नाराज हूँ। तो उसका फ्रेंड कहता है कि चलो कोई तो जिसने तुमसे उलझने की हिम्मत की है। इतना कहकर के वो एक रैंडम लड़की के साथ में चला जाता है। तभी वहाँ पर एक वेटर आता है हान के लिए ड्रिंक लेकर के और वो उसकी ड्रिंक में कुछ मिला करके सर्व कर देता है, जिसे हान पी जाता है। कुछ देर के बाद में घर की डोरबेल बजती है, जिस पर विनी फौरन से दौड़ करके डोर को ओपन करती है। जहाँ हायून नशे में धुत विनी के ऊपर गिर पड़ता है, जिसकी वजह से वो घबरा करके चिल्लाने लगती है। तो हायून उससे दूर हट जाता है और उससे कहता है कि प्लीज मुझे मेरे रूम तक ले जाने में मेरी मदद करो, जिस पर विनी उसे जैसे तैसे करके उठा करके उसके रूम तक ले जाती है। तो हायून उससे कहता है कि जल्दी से मेरे असिस्टेंट को कॉल करके बुलाओ, क्योंकि मुझे डॉक्टर की जरूरत है। जिस पर विनी उसकी पॉकेट से फोन निकाल करके उसके असिस्टेंट को कॉल लगाने लगती है, पर तब तक तो हायून का माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है और उसे अपनी तरफ खींच करके जबरदस्ती किस करने लग जाता है और नशे में होने की वजह से खुद को उसके ऊपर फोर्स करने लगता है, जिसकी वजह से वो काफी डर जाती है और उसे रोकने के लिए कस करके बाइट कर लेती है, जिस पर उसे थोड़ा सा होश आता है। जहाँ वो अपने सामने विनी को डरा हुआ देख करके उसे बार बार सॉरी कहने लगता है और काफी ज्यादा गिल्ट फील करने लगता है, क्योंकि विनी उसकी हरकतों की वजह से बहुत ही ज्यादा डर गई थी। जहाँ वो उससे कहता है कि मैं इसका रिपे जरूर करूंगा, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत है तो तुम मेरे पास आना। तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट आता है और उसे संभालता हुआ वहाँ से लेकर के चला जाता है। विनी को तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्ला करके कहती है कि तुम एक जानवर और राक्षस हो। अगली सुबह हायून कल वाले इंसिडेंट्स की वजह से बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है, जिसे देख करके उसकी छोटी बहन जीशु कहती है कि भाई आपका ध्यान कहाँ है, क्या किसी लड़की का चक्कर है। तभी वो विनी को कॉलेज जाता हुआ देखता है तो वो उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठने के लिए कहता है, जिस पर विनी गुस्से से वहाँ पर बैठ जाती है। पर जीशु उसे देख करके उसके लिए अपशब्दों का यूज करने लगती है, जिस पर हायून कहता है कि अपनी जुबान पर लगाम लगाओ, अपने शिष्टाचार को मत भूलो। जिस पर जीशु उससे कहती है कि भाई मैं इतने सालों के बाद में विदेश से वापस लौट करके आई हूँ, मुझे आपसे कुछ गिफ्ट चाहिए। और यहाँ पर वो उससे 8 मिलियन के बैग का डिमांड करती है। तो हान कहता है कि ठीक है तुम्हें मिल जाएगा। इतने ज्यादा अमाउंट का
बैग देख करके तो विनी शॉक रह जाती है और सोचती कि हम जैसे गरीबों को इतने में तो हमारे सर पर छत मिल सकता है, और जरा इन अमीरों के चोचलों को तो देखो। हायून कहता है कि अभी तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए, मैं शाम को तुम्हें बैग दिला दूंगा। ये सुनकर के वो काफी खुश हो जाती है। विनी सोचती है कि जीशु कितनी लकी है, उसके पास में इतना प्यार करने वाला भाई है, और यहाँ से वो उठ करके जाने लगती है। तो हायून उसे रोक करके कहता है कि विनी, क्या तुम्हें भी वो बैग चाहिए? तो वो कहती कि मुझे इतना महंगा बैग नहीं चाहिए, अगर आप मुझे देना ही चाहते तो मुझे इसके बदले पैसे दे सकते हैं, क्योंकि मुझे उनकी जरूरत है। जिस पर जीसू कहती कि देखा भाई आपने, ये कितनी बड़ी लालची है। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। हायून उससे कहता है कि अभी भी तुमने क्या कहा, मैंने सुना नहीं। तो विनी कहती कि अगर आप कल रात के बदले मुझे कुछ रिपे करना ही चाहते हैं तो मुझे बैग के बदले कैश दे सकते हैं। तो हायून कहता है कि पर मुझे तो कुछ याद ही नहीं कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया भी था। इस बात पर विनी बहुत बुरी तरीके से चिढ़ जाती है। तो कहता है कि अरे हाँ, कल रात की बात मुझे याद है, मैंने तुम्हें किस किया था, क्या तुम उसकी इसकी कीमत मांग रही हो? ये सुनकर के विनी सोचती कि सच में कितना बड़ा राक्षस इंसान है, और यही सोच करके वो वहाँ से गुस्से से चली जाती है। हायून सोचता है कि कितनी बददिमाग है, मैं तो इसे सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, फिर भी कल रात की बात को बीच में क्यों लेकर के चली आई। दूसरी तरफ विनी अपनी क्लासेस कंप्लीट करके कॉलेज के बाद में अपने फ्रेंड जेन के साथ में बाहर आती है, और जेन को देख करके ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि वो विनी को बहुत लाइक करता था। तभी उसके पास में हायून की कॉल आती है और वो उसे कहता है कि जल्दी से घर आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये सुनकर के तो काफी खुश हो जाती है और सोचती कि शायद मुझे पैसे मिल जाएंगे, और यही सोच करके वो वहाँ से चली जाती है। और जैसे ही वो हान के सामने पहुंचती है, उसे देख करके हान कार्ड निकालता है, पर तब तक एक आदमी उसके ऊपर पेंट फेंक देता है। पर तब तक विनी बीच में आ जाती है, जिसे देख करके हायून शॉक रह जाता है। जहाँ वो आदमी हायून से कहता है कि तुम एक डेविल हो, जिसने कि मुझे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। अब तो मेरे पास में पैसे भी नहीं अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए। इस बात पर हायून उसे पागलों की तरह पीटने लगता है और कहता है कि तुमने मुझसे उलझ करके अपना डेथ वारंट साइन किया है। उसे इस तरीके से मारता पीटता देख करके विनी सोचती कि इंसान न केवल राक्षस है, ये तो पूरी तरीके से साइको और पागल भी है। तभी विनी की नजर गिरे हुए कार्ड पर पड़ती है और वो उसे उठाने के लिए झुकती है, पर तब तक हायून विनी को पीछे से उठा लेता है अपनी गोद में और वहाँ से लेकर के अंदर चला जाता है। कुछ देर के बाद में हायून का असिस्टेंट उसके पास आता है और कहता है कि बॉस, आपने उस आदमी को क्यों नहीं बताया कि आपने उसकी बेटी के इलाज के सारे पैसे भर दिए हैं। तो हायून कहता है कि जिस इंसान को मैंने बर्बाद करके सड़क पर ला दिया, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे बताने से वो बहुत खुश हो जाएगा? और वैसे भी ये सारी बातें छोड़ो, मुझे वो कार्ड दो, मैं खुद ही विनी को अपने हाथों से देने जा रहा हूँ। जिस पर असिस्टेंट उसे वो कार्ड दे देता है, पर जैसे भी उस कार्ड को लेकर के जाता है तो वहाँ पर वो विनी और उसकी मदर की बातों को सुनने लगता है, जहाँ वो कह रही होती है कि हायून एक जानवर और पागल इंसान है, हमें उससे दूर रहना पड़ेगा और खासकर चैन को उससे दूर रखना पड़ेगा। विनी कहती कि वैसे भी मैंने उसे थोड़ी उस पेंट से बचाने की कोशिश की थी, मैंने तो अपने कार्ड को बचाना चाहा था। ये सुनकर के हायून सोचता है कि आखिर मैं इस लड़की पर कैसे विश्वास कर सकता हूँ, ये एक नंबर उनकी नौटंकी है। अगली सुबह विनी डिनर टेबल पर जाती है, वहाँ पर हायून भी होता है। तभी वहाँ पर चैन भी भागता हुआ आता है, जिसे देख करके विनी सोचती है कहीं इसकी शोर शराबे से परेशान होकर के आदमी भड़क न जाए। हायून चैन से कहता है कि बैठ करके नाश्ता करो, जिस पर विनी कहती है पहले जा करके दोबारा से ब्रश करो, जिस पर चैन वहाँ से चला जाता है। ये देख करके हायून सोचता है कि इसने तो मुझे सच में पूरी तरीके से राक्षस समझ रखा है और इसी तरीके से मुझे ट्रीट भी कर रही है, और इतना कम नहीं कि मेरे बारे में सोच रही कि मैं एक बच्चे पर हमला कर दूंगा। और वो यहाँ से उठ करके जाने लगता है। तो विनी कहती कि रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो हायून कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे बात करनी तो मेरे रूम में आओ, जिस पर विनी उसे फॉलो करती हुई उसके रूम में चली जाती है और कहती कि आपने मुझसे फोन पर कार्ड देने की बात कही थी। तो वो कहता है कि मैंने ऐसा कब कहा था? तो वो कहती है कि आपने खुद फोन पर मुझसे कहा था, आखिर आप मेरे साथ में मजाक क्यों कर रहे हैं? तो हान उसे कार्ड दिखाते हुए कहता है कि हाँ याद आया, पर इसे पाने के लिए तुम्हें मुझे प्रॉपर्ली तरीके से फिर से किस करना पड़ेगा। जिस पर विनी कहती कि आप एक बेहद बेशर्म इंसान है, आप इतने बड़े होकर के ऐसी शर्मनाक बातें कैसे कर सकते हैं? तो हायून कहता है कि मैं घाटी का सौदा नहीं करता हूँ, अगर तुम मुझे किस नहीं कर सकती हो तो 1 महीने के लिए तुम्हें मेरी मेड बनना पड़ेगा। तो विनी कहती है क्या कहा आपने, आप मुझे अपनी मेड बनाना चाहते हैं? और यहाँ पर वो सोचती कि आखिर ये किस तरीके का बुरा आदमी है। हान कहता है कि मेरे पास समय नहीं है। तो विनी कहती कि अच्छा ठीक है, मैं 1 महीने तक आपकी मेड बन करके रहूंगी। तो हायून कहता है कि फिर ठीक है, आज से काम शुरू कर दो, मुझे सुबह शाम दोनों टाइम अपना रूम एकदम साफ चाहिए, और अगर तुम ये काम नहीं करना चाहती तो एक किस से बात लग सकती है। तो विनी कहती है कि आपको किस करने से अच्छा है कि मैं झाड़ू पोछा कर लूंगी। तो हान कहता है कि क्या कहा तुमने? तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत सुंदर हो और मैं तुम्हारे लिए मरा जा रहा हूँ? तुम एकदम मेरी टाइप की नहीं हो। इस बात पर विनी चिढ़ जाती है और उसके हाथ से कार्ड को छीनते हुए गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अब इवनिंग होते ही हायून एक बार में चला जाता है, जहाँ एक बार गर्ल लारा आकर के हायून को टच करते हुए कहने लगती है कि हम एक दूसरे से लंबे टाइम से नहीं मिले और ना ही एक दूसरे को देखा है, क्या आपने मुझे एक बार भी मिस नहीं किया? तो कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। इस बात पर उसे चिपक करके बैठ जाती है और किस वाली पोजीशन में होती है, जहाँ उनकी फोटो मीडिया में आ जाती है, जो कि विनी तक भी पहुंच जाती है और उस फोटो को देख करके सोचती कि यार वे तो एक नंबर उनका चरित्रहीन भी है। तभी विनी के पास में उसकी एक फ्रेंड की कॉल आती है, जो कि काफी ज्यादा नशे में होती है और उसे हेल्प के लिए बुलाती है और उसे फौरन से अपना एड्रेस भी सेंड कर देती है। अब विनी जैसे ही अपने फ्रेंड को लेने के लिए उस बार में इंटर करती है,
तो नशे में धुत तो दो लड़के उससे आकर के टकरा जाते हैं और उससे उलझ जाते हैं और उसके साथ में बदतमीजी करने लगते हैं। इस बात पर विनी उनके ऊपर बॉटल दे मारती है और वहां से भागने लगती है, पर वो लड़के उसका पीछा करने लगते हैं। इधर लारा भी हायून के साथ में होती है और उससे कहती है कि आज मैं आपके घर पर चलना चाहती हूँ। तो हायून कहता है कि क्यों नहीं। ये सुनकर के वो सोचती कि आज तो मैं इनके बेड पर चढ़ करके रहूंगी। हायून भी अपना दिमाग डाइवर्ट करना चाहता था, पर उसके दिमाग में सिर्फ विनी चल रही थी। तभी अचानक से हायून को विनी की चीखने की आवाजें सुनाई देती, जिसे सुनकर के वो भागता हुआ उस स्पॉट पर पहुंचता है जहां वो दोनों लड़के उसके साथ में बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो उसे ऑलरेडी नशा पिला चुके होते हैं, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। और वो दोनों लड़के जैसे ही हान को देखते हैं उनका खून ही सूख जाता है कि आखिर ये माफिया यहाँ पर कहाँ से आ गया। जिसके बाद तो हायून के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो जम करके उन्हें पीटता है। जिसके बाद में वो विनी को उठा करके बहुत प्यार से ले जाने लगता है और लारा को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। इस बात से उसे बहुत ही ज्यादा जेलस फील होता है। अब अगली सुबह विनी की जब आँख खुलती है तो वो खुद को हायून के रूम में पाती है और ऊपर से उसने हायून की टी शर्ट भी पहनी होती है, जिसे देख करके वो काफी घबरा जाती है। तभी वहाँ पर हायून आता है तो उससे पूछती है कि आखिर मैं आपके रूम में क्या कर रही हूँ। तो वो उससे कहता है कि क्या कल रात का तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? चलो ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात हुई। ये सुनकर के विनी रोते हुए कहती है कि आप एक राक्षस हैं। तो उससे कहता है कि क्या कहा तुमने मुझे, मैं एक राक्षस हूँ? इतना कह करके वो अपने बेल्ट को खोलने लगता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक राक्षस क्या क्या कर सकता है। इतना कह करके वो उसका हाथ अपने बेल्ट से बांध देता है और उसकी टी शर्ट पीछे से खोल देता है। ये देख करके विनी बहुत ही ज्यादा डर जाती है, पर हायून तो उसके जख्म पर बैंडेज लगाने लगता है। इस बात से विनी एकदम से शांत हो जाती है, जिस पर वो उसके हाथ से बेल्ट निकाल देता है, जहां वो देखता है कि बेल्ट का निशान उसके हाथ पर पड़ गया था, जिसे देख करके वो सोचता है कि कितनी नाजुक है। और यहाँ पर वो अपनी शर्ट निकाल करके उसे देते हुए कहता है कि क्या तुम मुड़ोगी नहीं? तो वो कहती कि मैं आपको नहीं देखना चाहती हूँ। इस बात पर हायून कहता है कि मुझे तुम्हें बचाना ही नहीं चाहिए था, कल रात मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जिस पर विनी उठते हुए कहती कि माफ करिएगा, मैंने आपकी लारा के साथ में डेट खराब कर दी। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन हायून जानबूझ करके विनी को अपने जी ग्रुप बुलाता है, जिसकी वजह से वो खुद भी बहुत ही ज्यादा नर्वस फील कर रहा होता है। विनी जैसे ही असिस्टेंट के साथ में उसके ऑफिस में इंटर करती है तो वो उससे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन मेरी कंपनी में तुम्हारा टैलेंट कम पड़ जाएगा। तो वो कहती है कि मुझे लगा था कि मैं यहाँ पर लीगली हायर की गई हूँ। तो हायून कहता है कि तुम्हें पता भी है कि जी ग्रुप में एंट्री पाने के लिए यहाँ पर किस तरीके की क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। ये सुनकर के विनी सोचती कि ये राक्षस तो मेरे लो क्वालिफिकेशन का मजाक बना रहा है। हायून कहता है कि पहले इसी कंपनी के छोटे मोटे काम तो पहले इसे कुछ सिखाओ। ये सुनकर के विनी सोचती कि इसने तो मुझे एकदम से नाकाबिल समझ रखा है। उसके जाने के बाद में हायून सोचता है कि कभी कभी बिल्लियां गुस्से में कितनी क्यूट लगती हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सामने रहो, कम से कम मैं बोर तो नहीं होऊंगा। इधर असिस्टेंट विनी का परिचय वहाँ के मैनेजर से करवाता है तो मैनेजर कहती है कि तुम थोड़ी देर के लिए बैठो, मैं बताती कि तुम्हें क्या करना है। अब कुछ देर के बाद में वहाँ पर लारा आती है और विनी को देख करके तो पूरी तरीके से जल भुन जाती है और मैनेजर के कान में कुछ कह करके सीधा हायून के ऑफिस में चली जाती है। जिस पर जानबूझकर के मैनेजर विनी को एक फाइल दे करके हायून से साइन करवाने के लिए अंदर भेजती है। विनी जैसे ही अंदर जाती है तो वो लारा को हायून से चिपका हुआ पाती है, जिसे देख करके वो अंदर नहीं जाती और वापस से लौट करके आ जाती है। इधर हायून लारा को खुद से दूर करते हुए कहता है कि लगता है कि तुम सारे रूल्स भूल गई हो। जिस पर वो कहती है कि माफ करिएगा, मैंने आपको आपके वर्किंग टाइम पर परेशान कर दिया। जिस पर वो गुस्से से कहता है कि गेट आउट। ये सुनते ही लारा अपना मुंह लेकर के वहाँ से फौरन से बाहर आ जाती है और मैनेजर को कॉल करके कहती है कि मुझे विनी दोबारा से इस कंपनी में नहीं चाहिए, इसके लिए तुम्हें जो भी करना है करो। जिस पर मैनेजर विनी को कहती है कि आज रात कंपनी में एक छोटी सी पार्टी है तो तुम्हें साथ में चलना होगा। जहाँ विनी उन सभी के साथ में पार्टी में चली जाती है, जिस पार्टी में प्लान के मुताबिक मैनेजर उसे ओवर ड्रिंक करा देती है और ऑफिस पार्टी होने की वजह से वो ड्रिंक करने से मना भी नहीं कर पाती है। अब पूरी तरीके से वो टल्ली हो जाती है, जिसका फायदा उठा करके उसे दो लड़के पकड़ करके अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर हायून की एंट्री होती है, जिसे देख करके सारे एम्प्लॉयज का खून ही सूख जाता है और यहाँ पर वो विनी को नशे में धुत पा करके समझ जाता है कि यहाँ पर चल क्या रहा था। इसीलिए वो तत्काल प्रभाव पर वहाँ पर सभी मौजूद एम्प्लॉयज को जॉब से फायर कर देता है और विनी को लेकर के चला जाता है, जहाँ नशे में धुत विनी उल्टी सीधी हरकतें कर रही होती है, जिस पर हायून उसे संभालने में काफी बिजी होता है। पर अनजाने में गलती से वो हायून को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि तुम एक बदमाश आदमी हो। तो वो कहता है कि आज से पहले मुझे किसी ने भी थप्पड़ मारने की हिम्मत नहीं की थी, तुम पहली ऐसी लड़की हो जिसने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत की है और ऊपर से तुम मुझे बदमाश भी कह रही हो। तो वो कहती है कि आप बदमाश है, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि आप लारा के साथ में चिपके हुए थे। तो वो कहता है कि तुम मेरी जासूसी भी करने लग गई हो। इतना कह करके वो उसे उठा करके लेकर के चला जाता है। अब अगले दिन हायून लारा से एक रेस्टोरेंट में मिलता है और उसे पूछता है कि तुमने
तुमने विनी के खिलाफ ट्रैप क्यों बिछाया था और तुम्हारा इसमें क्या फायदा है। मुझे ये बात अच्छी तरीके से पता है कि मैनेजर तुम्हारी कजन सिस्टर है जिसके साथ में मिल करके तुमने विनी के खिलाफ साजिश रची और उसे ओवर ड्रिंक कराया। पर इस बात का लारा के पास में कोई भी जवाब नहीं होता है। तो वो कहता है कि मेरी सब्र का इम्तिहान मत लो वरना अच्छा नहीं होगा, और ये बात तुम भी अच्छी तरीके से जानती हो। तभी उसी रेस्टोरेंट में विनी अपने फ्रेंड जैन के साथ में आती है, जिसे देख करके लारा आग में घी डालने का काम शुरू कर देती है और कहती है कि लगता है कि वो दोनों डेट पर हैं। उन दोनों को साथ में देख करके तो हाई उनका खून ही खोल रहा होता है। इधर विनी हाई उनको देख करके सोचती है कल रात मैंने इन्हें थप्पड़ मारा था, इसीलिए मुझे इस तरीके से देख रहे हैं। इसीलिए वो अपना फेस छुपाते हुए जैन से दूसरी जगह चलने के लिए कहती है, पर जैन वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं होता है। उल्टा वो हाई उनके टेबल पर जाकर के उससे पूछने लग जाता है कि आप तो विनी के अंकल है ना। अभी दोनों बात कर ही रहे होते तब तक लारा कहती कि तुम दोनों हमारे साथ लंच क्यों नहीं करते हो। ये सुनकर के जैन खुशी खुशी तैयार हो जाता है और वहाँ पर बैठ जाता है। यहाँ पर उन दोनों को साथ में देख करके तो हाई उनका जेलसी किसी ज्वालामुखी की तरह फटने के लिए तैयार होता है और वो गुस्से से उन दोनों के बीच में इंटरफेयर करना शुरू कर देता है, जिस पर लारा कहती है आपको इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए, बच्चे डेट पर हैं, उन्हें एंजॉय करने दीजिए। ये सुनकर के विनी और जैन भी काफी शॉक्ड हो जाते हैं और सोचने लग जाती है क्या एक साथ डिनर करने को डेट कहते हैं, हम तो फ्रेंड हैं। अब उन्हें क्या पता था कि सब वो जानबूझ करके कह रही थी। अब ये सारी चीजें हान से ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए वो वहाँ से उठ करके चला जाता है। विनी सोचती कि अंकल इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे थे। अब हान घर जाने के बाद में जलेसी और गुस्से से पागलों की तरह ड्रिंक करना शुरू करता है और इतनी ज्यादा पी लेता है कि बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर विनी आती है और उसे टच करने की कोशिश करती है, पर जब वो उठ करके उसे बहुत ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि तो विनी नहीं लारा है, जिसने की विनी जैसा ड्रेस पहन रखा है। ये देख करके तो हान का पारा हाई हो जाता है और वो उससे कहता है कि मुझे सबसे ज्यादा नफरत ऐसे लोगों से है जो कि चीप ट्रिक्स अपनाते हैं। इससे पहले कि लारा मैं तुम्हें उठा करके यहाँ से बाहर फेंक दूं, निकल जाओ यहाँ से और दोबारा मेरी नजरों के सामने कभी भी मत आना। इतना कह करके वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है और अगले दिन जानबूझकर के विनी को अपने साथ में बिजनेस ट्रिप पर चलने के लिए कहता है, जिस पर विनी जाना तो नहीं चाहती थी, पर उसे हायून के ऑर्डर्स मानने पड़ते हैं और वो उसके साथ में बिजनेस ट्रिप पर चली जाती है। पर जब वो होटल रूम के अंदर जाती है तो उसे पता चलता है कि हायून ने तो एक ही रूम बुक किया है। ये जान करके वो शॉक रह जाती है। तो हायून कहता है क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है। तो वो कहती है कि भला मैं आपसे क्यों डरने लगी, और वैसे भी मैं अपने लिए दूसरा रूम बुक करने के लिए जा रही हूँ। तो वो कहता है कि एक बार यहाँ से जाने के बाद में अंदर आना आसान नहीं होगा, इसीलिए सोच समझ करके यहाँ से जाना। तो विनी कहती कि मुझे आना भी नहीं, पर वो जैसे रिसेप्शन पर रूम बुक करने के लिए जाती है तो उसका हाई प्राइस सुन करके तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। अब उसके पास में कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है, इसीलिए वो चुपके से हायून के रूम में घुस करके इधर उधर देखती है, जहाँ हायून उसे कहीं भी नहीं दिखता है। और इसी बात का फायदा उठा करके वो धीरे से बिस्तर में घुस जाती है और सो जाती है। कुछ देर के बाद में हायून जब नहा करके वापस आता है तो उसे देख करके मुस्कुराता है और सोचता है कि सोती हुई कितनी प्यारी लग रही है। इधर हायून के फादर अपने नाजायज बेटे मैक्स से वीडियो कॉल पर बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी बॉडी में पहले से सुधार है, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। और इनकी सारी बातें यहाँ पर विनी की मदर खड़ी होकर के सुन रही होती है, जहाँ वो कहता है कि फादर अगर मैं वापस आ गया तो आप हायून के साथ में क्या करने वाले हैं। तो उसके फादर कहते हैं कि हायून को मैंने सिर्फ टूल की तरह यूज करने के लिए अडॉप्ट किया था, जिसे जी परिवार की विरासत कभी भी नहीं मिल सकती क्योंकि वो इस घर का खून नहीं है। ये सुनकर के विनी की मदर पूरी तरीके से शॉक रह जाती है, जहाँ वो उन्हें खड़ा हुआ देख लेते हैं और कहते हैं कि यहाँ से भागने की हिम्मत भी मत करना। इधर विनी की जब आँख खुलती है तो वो हायून को बहुत प्यार से देखते हुए सोचने लग जाती है कि कितना हैंडसम दिखता है, तभी तो लड़कियां इसके पीछे पागल रहती है। तभी हान की आँख खुलती है, जिसे देख करके वो शर्मा जाती है। तो हायून कहता है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छा लगता हूँ ना। तो वो कहती है कि मुझे क्या पता कि आप अच्छे लगते हैं या नहीं लगते हैं। तो वो कहता है कि फिर तुम इतना ब्लश क्यों कर रही हो। इस बात पर वो बेड से उठ करके भाग खड़ी होती है। तो हायून कहता है कि जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ में कहीं ले जाना चाहता हूँ। जहाँ बाहर आने के बाद में विनी कहती है क्या यहाँ पर हमारे पास में कोई भी काम नहीं है। तो हायून कहता है कि नहीं, क्योंकि हम कोई बिजनेस ट्रिप पर नहीं आए हैं। तभी वहाँ पर एक छोटी बच्ची फूलों से भरा हुआ टोकरी लेकर के आती है और हायून से कहती है कि ब्रदर अगर आप ये फ्लावर खरीद करके अपनी गर्लफ्रेंड को देंगे तो ये बहुत खुश हो जाएंगी। ये सुनकर के विनी शॉक रह जाती है और कहती है कि हमारा रिश्ता वैसा नहीं है, जिस पर हायून उससे पूरी टोकरी खरीद लेता है और कहता है कि चलो अब हमें अकेला डेट पर छोड़ दो। इतना कह करके वो उस टोकरी को विनी को दे देता है। ये देख करके वो शॉक रह जाती है और उसे कंफ्यूजिंग निगाहों से देखने लगती है। तो वो कहता है कि ऐसे मत देखो जैसे कि मैंने कोई पाप कर दिया हो। ये सुनकर के वो फ्लावर्स को देखने लगती है। तभी अचानक से हायून उससे कहता है कि विनी तुम मुझे अपनी लाइफ के लिए चूज क्यों नहीं करती हो। मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से कहीं ज्यादा कैपेबल हूँ, तुम्हें वो सारी चीजें देने में जो कि तुम्हें कभी भी नहीं दे सकता है। पर इससे पहले कि विनी उससे कुछ कह पाती हायून कहता है कि प्लीज मुझे ज्यादा वेट मत करवाना। तभी हायून के पास में असिस्टेंट की कॉल आती है, जिसे रिसीव करने के लिए वो थोड़ी दूरी पर चला जाता है, जहाँ असिस्टेंट उसे बताता है कि विनी की माँ और भाई दोनों ही अचानक से लापता हो गए। ये सुनकर के तो काफी परेशान हो जाता है और कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, जितनी जल्दी हो सके उन्हें ढूंढो और अभी ये बात हम विनी को नहीं बता सकते हैं।
अब हायून जब वापस लौट करके होटल आता है तो विनी को देख करके सोचता है कि मेरे फ्लावर्स इन्हीं के पास है, ये तो और भी ज्यादा मुझे नजरें चुराने लगी है। और वो उससे पूछता है कि क्या सोचा फिर तुमने मेरे बारे में। तो विनी कहती कि आपके पास तो पहले से लारा है ना। तो वो कहता है कि वो मेरी कुछ भी नहीं है, मेरा उसके साथ में कोई भी रिश्ता नहीं है। जिस पर विनी कहती है कि फिर भी मैं आपके साथ में कोई भी प्रॉमिस नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि एक ना एक दिन मुझे जी परिवार छोड़ करके जाना होगा। तो हायून कहता है कि तुम मुझे छोड़ करके कहीं भी नहीं जा सकती हो। इतना कह करके उसे किस करने लगता है। इस बात पर विनी एकदम से शॉक रह जाती है। तो हायून उसे छोड़ते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारे माउथ का फ्लेवर बहुत पसंद है। तो विनी कहती है कि बदमाश गैंगस्टर कहेंगे। तो वो कहता है कि हाँ मैं हूँ, तो फिर क्या, और वैसे भी मैं तुम्हें पहले भी किस कर चुका हूँ। तभी विनी के पास में उसकी फ्रेंड की कॉल आती है, जहाँ वो उसे उसके माँ और भाई की लापता होने वाली सारी बातें बता देता है और कहता है क्या हायून ने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। ये सुनकर के वो हायून के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और पूछती है क्या आपको पता था कि मेरे माँ और भाई दोनों गायब है, फिर आपने मुझे क्यों नहीं बताया, आखिर आपने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई। तो हायून कहता है कि जी परिवार से किसी का भी किडनैप हो जाना ये कोई छोटी बात नहीं है, ये जो भी किसी ने किया है वो बहुत पावरफुल है, इसीलिए मैंने पहले से ही अपने आदमी को काम पर लगा दिया है। जिस पर विनी कहती है फिर अभी तक उनका पता क्यों नहीं चल पाया है। तो हायून कहता है कि हमें इंतजार करना पड़ेगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जल्दी उन्हें ढूंढ निकालूंगा। ये सुनकर के विनी कुछ कहती नहीं है और वॉशरूम में जाकर के सोचती कि चैन जी परिवार का बड़ा पोता है, जो कि इस परिवार का उत्तराधिकारी भी है। उसके गायब होने से सबसे ज्यादा फायदा हायून का हो सकता है, इसीलिए मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकती हूँ। और यहाँ पर वो किसी को कॉल करके अपने मदर और भाई का पता ढूंढने के लिए कहती है। इधर उसकी सारी बातें हायून बाहर बैठा ईयरबड में सुन रहा होता है, जहाँ वो कह रही होती है कि मुझे हायून पर जरा सा भी भरोसा नहीं है, उल्टा मुझे उस पर शक है। उसकी ये सारी बातें सुन करके तो हायून के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है। और जैसे ही वो बाहर आती है तो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें किसी पर शक है कि किसने तुम्हारे माँ और भाई को गायब किया होगा। तो कहती कि मुझे नहीं पता है कि आखिर उन्हें किसने गायब किया, ये सब तो आप पता लगवाएंगे ना। उसका झूठ और दो तरफा फेस देख करके हान का डेविल वाला साइड बाहर आने लगता है और वो कहता है कि मैं झूठ बोलने वाले लोगों को मार डालता हूँ। इस बात पर विनी वहां से भागने लगती है तो उसे पकड़ करके कहता है कि अगर तुम्हें उन दोनों का पता चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर तुम्हें इसके बदले मुझे कुछ देना पड़ेगा। अब जैसा कि मैं एक बहुत ही बुरा इंसान हूँ तो क्यों ना मैं तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाऊं। तुम्हें बस इतना करना है कि खुद को मेरे हवाले सौंप देना है और गुड गर्ल बन जाना है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जो भी कुछ तुम्हें चाहिए मैं वो सब कुछ तुम्हारी कदमों में ला करके रख दूंगा, बस तुम मेरी बन जाओ। इस बात पर विनी कहती कि मैं आपके साथ कभी भी नहीं रहूंगी, जिस पर हान उसे पकड़ लेता है और वहाँ से जाने नहीं देता है। तो विनी उसके हाथ पर बाइट कर लेती है और कहती कि तुम एक राक्षस और जानवर हो जिसके अंदर दया नाम की कोई भी चीज नहीं है। आखिर तुम एक छोटे से बच्चे और एक औरत को नुकसान पहुंचाने की कैसे सोच सकते हो, आखिर तुमने उन्हें किडनैप क्यों किया। जिस पर हायून कहता है कि आखिरकार तुम्हारी मुझे सच्चाई निकली गई कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, बस तुम मेरे साथ में अच्छा बनने का नाटक कर रही थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम मेरे लिए ऐसा भी सोच सकती हो और मुझ पर भरोसा करने के बजाय जा करके अपने प्रीटी बॉयफ्रेंड को कॉल करके उन दोनों को ढूंढने के लिए कह रही हो। तो कहती है कि आप मेरी जासूसी कर रहे हैं। जिस पर हायून कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी बाहर जाना सेफ नहीं है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ में कुछ गलत हो, इसीलिए यहाँ से भागने की सोचना भी मत। तो वो कहती कि मैं बस उन्हें ढूंढने जाना चाहती हूँ। ये सुनकर कि हायून गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें वो पनिशमेंट दूंगा जो कि तुमने जिंदगी में कभी भी नहीं सोचा होगा। इस बात पर विनी रोने लगती है तो उसके आंसू पोंछते हुए उसे किस करता है और कहता है कि गुड गर्ल बन करके मेरी सारी बातें मानो। तो वो कहती है कि प्लीज मुझे बाहर जाने वाला कार्ड दे दीजिए। तो वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। इतना कह करके वो वहां से चला जाता है। इस बात पर विनी फूट फूट कर रोने लगती है। कुछ देर के बाद में हायून उसे वापस से मेंशन लेकर के आता है, जहाँ वो कार से उतर करके आगे बढ़ने लगती है। तो वो उसे पकड़ करके कहता है कि मुझसे दूर भागना बंद करो। जिस पर विनी उसे कहती है कि प्लीज मेरे भाई और माँ को छोड़ दीजिए। तो हायून कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने ही उन्हें किडनैप किया है। जिस पर विनी कहती है क्योंकि जी परिवार में सबसे ज्यादा इस बात से फायदा आपको ही होने वाला है। तो वो कहता है कि अगर मुझे यही सब करना होता तो मैं तुम सभी को जी फैमिली में इंटर होने से पहले निपटा देता, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, फिर मैं इतना वेट क्यों करता और इतनी जहमत क्यों उठाता। विनी सोचती कि ये तो एक राक्षस इंसान है और आखिर ये सब क्यों कर रहा है मैं नहीं जानती हूँ, मुझे बस किसी तरीके से ग्रैंडफादर तक पहुंचना पड़ेगा। पर हायून उसे कहीं भी नहीं जाने देता है। ऊपर से उससे कहता है कि तुम मेरी हो, याद रखना इस बात को, और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे दिल और दिमाग में किसी दूसरे आदमी का नाम तक आए। अब अगले दिन विनी किसी तरीके से दादाजी तक पहुंच जाती है और उन्हें बताती है कि दादाजी क्या आपको पता है कि मैं अंकल के साथ में पिछले कुछ दिनों से रह रही हूँ। ये सुनकर कि वो शॉक रह जाते हैं। तो वो कहती है कि मुझे अंकल अपने साथ रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो दादाजी कहते हैं क्या बकवास है, एक ऐसा आदमी जो कि जी ग्रुप का प्रेसिडेंट है वो ऐसी हरकतें कैसे कर सकता है। तो विनी कहती है कि दादाजी मैं जी परिवार छोड़ना चाहती हूँ, पर मुझे इस बात का डर है कि अंकल मुझे जाने नहीं देंगे और अगर वो ऐसे ही करते रहेंगे तो जी परिवार की बदनामी शुरू हो जाएगी। जिस पर दादाजी कहते हैं घबराओ मत, मैं तुम्हें यहाँ से तुम्हारे निकलने में मदद करूंगा और जैसे तुम्हारे माँ और भाई का पता मुझे मिलता है मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। ये सुनकर कि वो खुश होकर के वहाँ से चली जाती है। इधर असिस्टेंट आकर के हायून को बताता है कि मिस विनी घर से गायब है और वो हमें कहीं भी नहीं दिख रही है। ये सुनकर कि हायून का एक्सप्रेशन बिल्कुल डार्क हो जाता है
क्योंकि ये सब करके विनी हायुन के ऑब्सेशन को और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। इधर विनी अपने नए घर में शिफ्ट हो जाती है और सोचती कि फाइनली वो हायुन से अब दूर है। तभी उसके पास में कॉल आती है उसके मदर और भाई की इन्फॉर्मेशन के बारे में, जिसे कि उसके फ्रेंड जेन ने हायर किया था। और जब वो उस आदमी से मिलने के लिए जाती है तो वो आदमी उससे कहता है कि तुम्हें जितना हो सके जी परिवार से दूर रहना पड़ेगा। इतना कह करके वो उसके सामने एक वॉइस रिकॉर्डर प्ले करता है, जिसमें कि उसकी मदर कह रही होती कि हायुन प्लीज मुझे और मेरे बेटे को छोड़ दो, हमें मत मारो। तो हायुन कहता है कि तुम लोग मेरे रास्ते का कांटा हो तो मुझे तो इसे साफ करना ही पड़ेगा। इस बात को सुनकर के विनी कहती कि इसका मतलब कि हायुन ने मेरे भाई और मदर का काम तमाम कर दिया। तो वो आदमी कहता है कि इस ऑडियो से तो यही पता चल रहा है। इतना कहकर कि वो उसकी मदर का एक नोट उसे देता है, जिसमें कि लिखा होता है कि मैं तो जा रही हूँ, प्लीज हायुन से बच करके रहना और उसके ट्रैप में मत फंसना। विनी जब उसे पलट करके देखती तो उसमें एक अनजान नंबर लिखा हुआ होता है, जिसे देख करके वो कंफ्यूज हो जाती कि आखिर अब ये किसका नंबर है। अपनी मदर का नोट देख करके विनी वहीं पर फूट फूट कर रोने लगती। वहीं उस कैफे में एक आदमी को देखती है जो कि जी परिवार का छोटा बेटा है, और वो सोचता है कि मैं हायुन को इस कदर बदनाम कर दूंगा कि सभी उससे नफरत करने लगेंगे, यानी कि सारा किया धरा उसी का था। इधर विनी घर वापस लौट करके आती है और सोचती कि अब तो मैं पूरी तरीके से अनाथ हो गई हूँ, हायुन ने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया है। और यहाँ पर वो काफी ज्यादा रोते रोते सो जाती है। पर जब वो कुछ देर के बाद उठती है तो वो हायुन को अपने सामने बैठा हुआ पाती है, जिसके ऊपर वो गुस्से से हमला कर देती है और कहती है कि राक्षस कहीं की तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसी होगी मेरे सामने आने की। जिस पर वो उससे कहता है कि तुम मुझसे जितनी नफरत करोगी मैं उतना ही तुम्हें पागलों की तरह चाहूंगा। इतना कह करके वो उसे जबरदस्ती किस करने लगता है, जिसकी वजह से विनी उसके खिलाफ स्ट्रगल करने लगती है। पर वो कुछ देर में बेहोश हो जाती है, जिस पर हान उसे बड़ी इजीली तरीके से उठा करके अपने साथ अपने घर लेकर के चला जाता है और अपने हाथ का माला निकाल करके उसके हाथों में पहना देता है और कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो, अब मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा। कुछ देर के बाद में जब वो उठती है तो वो वहाँ से जाने लगती है। तो हायुन उससे कहता है कि तुम कहाँ जाने की सोच रही हो। तो वो कहती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ। जिस पर वो उससे कहता है कि कैसा घर, अब से यही तुम्हारा घर है और तुम मेरी हो, इसीलिए इस भूल में मत रहना कि तुम यहाँ से भाग करके मुझसे बच जाओगी। जिस पर विनी कहती कि तुम एक पागल और बीमार इंसान हो, मुझे छोड़ो, यहाँ से जाने दो, तुम सिर्फ और सिर्फ एक हत्यारे हो जिसने मेरे माँ और भाई को मार डाला। ये सुन करके तो हायुन काफी कंफ्यूज हो जाता है और समझ ही नहीं पाता है कि आखिर ये कह क्या रही है। जब वो उसका शकल देख कर कहती कि ज्यादा अनजान बनने की जरूरत नहीं है, ये मत भूलना कि तुमने जुर्म किया है, तुम एक हत्यारे हो, मैं तुम्हें इस बात की सजा दिलवा करके रहूंगी। उसकी आंखों में इतनी नफरत देख करके हायुन का दिल दर्द से भर जाता है और वो उससे कहता है कि तुमने सही कहा, मैंने ये सब किया है और मैंने उन दोनों को शहर के पीछे वाली पहाड़ी में ले जाकर के दफना दिया है। पर चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ में ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जब तक कि मेरा मन नहीं भर जाता है। इतना कहकर के वो वहाँ से चला जाता है। अब विनी किसी तरीके से वहाँ से कूद फांद करके बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है, पर हायुन उसे फिर से पकड़ लेता है और अपने कंधे पर डाल करके वापस से लेकर के चला जाता है और उसके पैर में बहुत प्यार से दवाई लगाते हुए कहता है क्या तुम इस तरीके से अपना हाथ पैर तोड़ करके अपाहिज बनना चाहती हो। देखो अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है और तुम्हें कुछ करना है तो तुम मुझे मार पीट सकती हो, मुझे चोट पहुंचा सकती हो, पर खुद को नहीं पहुंचा सकती हो। ये सुनकर के वो सोचती कि आखिर ये किस तरीके का आदमी है, तो पूरा का पूरा पागल है। अब अगले दिन हायुन का असिस्टेंट आकर के उसे बताता है कि देखिए बॉस, ये तो विनी की मदर है जो कि अब्रॉड में जाकर के मजे कर रही है। उनकी फोटो देख करके तो हायुन भी पूरी तरीके से शॉक्ड रह जाता है और कहता है कि आखिर ये विदेश कब चली गई और अगर ये नॉर्मल लाइफ जी रही है वहाँ पर तो उनसे जाकर के कहो कि उनकी बेटी उनके लिए कितनी परेशान है, उन्हें अब वापस आना चाहिए। जिस पर असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन वो आकर के उसे बताता है कि हमें हाल ही में पता चला है कि आपके फादर बड़े बड़े अमाउंट अपने नाजायज बेटे मैक के विदेशी अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं और वो आपके खिलाफ कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं। जिस पर हायुन कहता है कि तुम सीधा सीधा ये क्यों नहीं कहते कि जो मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ था वो मैक नहीं करवाया था। तभी वहाँ पर हायुन के फादर आते हैं, जिन्हें आता हुआ देख करके वो कहता है कि लगता है कि आप तक खबर पहुंच गई है। तो वो कहते हैं कि देखो आखिर मैक तुम्हारा भाई है, वो थोड़ा सा नासमझ है और उसकी हेल्थ भी सही नहीं रहती, इसीलिए उससे दूर रहो और वैसे भी सारी कंपनी तुम्हारे अंडर में ही है। तो हायुन कहता है कि मुझे पता है कि उसकी हेल्थ अब सही हो रही है और आपने हाल ही में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ में कांटेक्ट किया है ताकि आप सब कुछ उसके नाम पर ट्रांसफर कर सके। पर ये मत भूलिएगा कि जब मैंने जी ग्रुप अपने हाथों में लिया था तो बिल्कुल भ्रष्ट कंडीशन में था और अगर मैंने उसे खड़ा नहीं किया होता है तो आपको क्या लगता है कि आपका जी परिवार इस पोजीशन तक पहुंच पाता। तो जो बना सकता है वो बिगाड़ भी सकता है। इस बात पर उसके फादर भड़क जाते हैं और कहते कि मत भूलना कि तुम एक अनाथ हो जिसकी मदर ने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था और यहाँ से भाग गई थी। तो हायुन कहता है कि वो सब पुरानी बातें, अब यहाँ से शांति से निकल जाइए कि वो अपनी बढ़ोतरी खराब करवाने पर तुले हुए हैं। ये सुनकर कि वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर विनी सूप लेकर के आती है और उससे कहती कि मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ कि तुम घर से बाहर नहीं निकल सकती हो और अगर तुमने यहाँ से भागने की हिम्मत भी की तो मैं तुम्हें फिर से वापस से पकड़ करके लाऊंगा और तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। ये सुनकर कि वो सोचती कि हायुन तुम एक डेविल हो, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा नफरत करती हूँ। जिसके बाद में विनी किसी तरीके से घर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है और अपने माँ के नोट के पीछे लिखी
लिखे हुए एक नंबर को देखती है, जिस पर वो जैन के नंबर से कॉल करती है जो कि मैक का होता है। जहाँ वो फोन रिसीव करता है और उससे कहता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, हम दोनों का एक ही दुश्मन है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ जिससे कि तुम अपने माँ और भाई का बदला भी ले सकती हो। बस तुम्हें इतना करना है कि अभी जो बीजिंग सिटी में ब्रिज बनने जा रहा है उसके टेंडर लेने के लिए हायुन कितना बोली लगाने वाला है उस प्राइस को मुझे बता दो, बस इतना काफी उसे बर्बाद करने के लिए। तो वो कहती कि ठीक है मैं तुम्हारा साथ दूंगी। जिसके बाद में वो जैन से कहती कि मेरा यहाँ रहना सही नहीं है, हमने जो एक साथ में अब्रॉड जाने के लिए फॉर्म भरा था उसका क्या हुआ। जिस पर उसे कुछ पेपर दिखाते हुए कहता है कि हम दोनों ही पास हो गए, अब हम दोनों एक दूसरे के साथ में वहाँ पर जाकर के रह सकते हैं और पढ़ाई भी कर सकते हैं। ये सुनकर के वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, पर वो जैसे ही घर जाती है तो एक प्यारी सी ड्रेस देखती है जहाँ मेड बताती है कि ये ड्रेस आपके लिए हायुन ने बनवाया है उनके जन्मदिन पर पहनने के लिए। विनी सोचती कि तो वही डेट है जिस दिन मुझे यहाँ से अब्रॉड भागना है। अब हायुन के बर्थडे के दिन वो उसके स्टडी रूम में घुस जाती है और टेंडर वाली डॉक्यूमेंट्स को ढूंढने लगती है। तभी वहाँ पर हायुन आता है और कहता है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। तो उससे बहाना करती कि मेरा शावर खराब हो गया था इसीलिए मैं यहाँ पर आपके रूम में शावर लेने के लिए आई थी। तो हायुन कहता है कोई बात नहीं, जल्दी से रेडी होकर के नीचे आ जाओ। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। विनी सोचती कि आखिर ये मेरी इतनी परवाह क्यों करता है, और अगर ये मेरी इतनी परवाह करता है तो इसने मेरी फैमिली को नुकसान क्यों पहुंचाया। जिसके बाद में वो फिर से अपने काम पर लग जाती है और पेपर्स को ढूंढने लगती है, जहाँ वो उन पेपर्स को लॉकर्स में से निकालने में कामयाब हो जाती है और सारे पेपर्स की फोटोज को क्लिक कर लेती है। जिसके बाद में वो रेडी होकर के नीचे पार्टी में चली जाती है। तो हायुन उसे देख करके कहता है कि तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो स्वीट हार्ट, तुम्हें देख करके तो मेरी धड़कनें तेज हो गई, क्या तुम देखना चाहोगी। इतना कह करके वो उसका हाथ अपने हार्ट पर रखता है और कहता है कि प्लीज इसे फील करो। तभी वहाँ पर हायुन की सिस्टर जीशु आती है, जिसे देख करके विनी फौरन से अपना हाथ पीछे खींच लेती है। जहाँ जीशु हायुन को उसका बर्थडे गिफ्ट देती है, तभी वहाँ पर असिस्टेंट आकर के कहता है कि बॉस आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। जिस पर हायुन उसके साथ में चला जाता है। जहाँ जीशु उससे कहती है भाई ने तुम्हें कितनी प्यारी ड्रेस गिफ्ट की है जो कि एक लिमिटेड एडिशन है। ये सुनकर के विनी थोड़ी सी सरप्राइज हो जाती है और वो सोचने लग जाती कि आखिर उसने मुझे इतनी महंगी ड्रेस क्यों दी। तभी जीशु कहती कि तुमने भाई को कुछ गिफ्ट दिया भी या नहीं। ये सुनकर के वो शांत हो जाती है और सोचने लग जाती है कि मुझे उससे दूर जाने से पहले कुछ न कुछ तो उसे गिफ्ट देना ही चाहिए। और यही सोच करके वो उसके लिए केक खरीद करके लाती है और उसे पूल के पास आने के लिए कहती है। जब हायुन उसके पास आता है तो वो उसे कहती है कि अपनी आंखें क्लोज कर लीजिए। जिस पर हायुन अपनी आंखें क्लोज कर लेता है, पर जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि विनी उसके सामने केक लेकर के खड़ी थी, जिसे देख करके वो सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि क्या ये मेरे लिए है। तो वो कहती कि हाँ, और वो सोचती कि आज के बाद हम एक दूसरे को कभी भी नहीं देख पाएंगे। हायुन कहता है कि इसमें तो कैंडल है ही नहीं, खैर कोई बात नहीं, मैं अपने लाइटर से काम चला लूंगा। इतना कह करके वो विश मांग करके उसे बुझा देता है। जिसके बाद में विनी उसके नाक पर केक लगा करके उसे बर्थडे विश करती है और फिर हायुन अपने अंदाज में उस केक को विनी के लिप्स पर लगा करके उसे किस करने लग जाता है। विनी उसे खुद से दूर करना तो चाहती थी, पर उसे किस के साथ में मेल्ट हो जाती है। जहाँ किस कंप्लीट करने के बाद में वो उसे अपने सीने से लगाते हुए उसकी फॉरहेड पर किस करता है, लेकिन विनी की तो दिल दिमाग पर यही चल रहा होता है कि वो उससे दूर होना चाहती है। जिसके बाद में वो ऊपर जा करके अपने कपड़े चेंज करके सोचती कि अब मैं जो तुम्हें गिफ्ट देने जा रही हूँ तुम्हें सदमा देगा। इतना कह करके वो वहाँ से शांति से निकल जाती है। इधर असिस्टेंट हायुन के पास आकर के बताता है कि आपके ब्रिज वाले टेंडर के साथ में कुछ गड़बड़ हुआ है क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन किसी ने लीक कर दी है। ये सुनकर के हायुन सोचता है कि उसने कुछ देर पहले विनी को अपने स्टडी रूम में देखा था जिसमें कि वो सारे सीक्रेट पेपर रखे हुए थे। अब जब वो विनी को ढूंढते हुए उसके रूम में जाता है तो वो वहाँ पर विनी को तो नहीं पाता है, लेकिन उसका ड्रेस और उसका माला जरूर पा जाता है। और वो असिस्टेंट से पूछता है कि आखिर विनी कहाँ गई। तो असिस्टेंट बताता है कि मेड ने बताया है कि उसने उन्हें काफी देरी से नहीं देखा है। तो हायुन कहता है कि जितनी जल्दी हो सके उसका लोकेशन ट्रेस करना शुरू कर दो। जिस पर असिस्टेंट उसका लोकेशन ढूंढ करके बताता है कि वो तो एयरपोर्ट की तरफ जा रही है और साथ में जेन भी है, जिसे देख करके हायुन का खून ही खोल जाता है और साथ में उसे बहुत तकलीफ भी होती है। ये सोच करके कि विनी उसके साथ में अब तक अच्छे बने रहने का नाटक कर रही थी, और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि उसे कॉल करके बताओ कि उसके मदर और भाई मेरे पास में है। जिस पर असिस्टेंट फौरन से उन दोनों की फोटोज क्लिक करके विनी को भेज देता है और उसे मैसेज करता है कि तुम्हारे मदर और भाई दोनों ही मेंशन में है। ये देख करके तो परेशान हो जाती है और फौरन से कार से उतर करके मेंशन की तरफ भाग पड़ती है। जहाँ वो मेंशन के अंदर आकर के अपने मदर और भाई से पूछती है कि आप दोनों जिंदा हैं और इतने दिन कहाँ थे, लेकिन इससे पहले कि उसकी मदर उसे कुछ बता पाती उन्हें हायुन के आदमी पकड़ करके ले जाते हैं। जिस पर वो हायुन से कहने लग जाती है कि प्लीज उन्हें कुछ भी मत करना। तो हायुन उससे कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को लीक किया है, क्या तुम इसके बारे में कुछ कहना चाहोगी। तो वो कहती कि हाँ मैंने ये सब किया है क्योंकि मुझे गलतफहमी हो गई थी। तो हायुन कहता है कि तुम पहले ऐसे इंसान हो जिसने मुझे धोखा देने की हिम्मत की है। तो वो कहती है कि प्लीज मेरे भाई और मदर को जाने दो, तुम चाहो तो मुझे पनिशमेंट दे सकते हो, मेरे हाथ पैर तोड़ दो। तो हायुन कहता है कि अगर तुम उन्हें बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ में सोना पड़ेगा, और सोने का मतलब तुम अच्छी तरीके से जानती हो।
अब विनी के पास भी कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है, इसीलिए उसके साथ में नाइट स्पेंड कर लेती है। जिसके बाद में हायून कहता है कि फाइनली अब तुम मेरी हुई। इतना कहकर के वो भी उसके साथ में सो जाता है। अब अगली सुबह जब वो उठती है तो हायून से उसके मदर और भाई को छोड़ने के लिए कहती है, जिस पर हायून फौरन से अपने आदमी को कॉल करके उन्हें छोड़ने का ऑर्डर दे देता है। जैसे ही उसकी मदर छूटती है तो वो विनी को कॉल करके बता देती है कि मैं सही सलामत घर वापस जा रही हूँ। इतने पर हायून विनी के करीब जाने लगता है तो वो कहती है कि तुम एक दिमागी रूप से बीमार इंसान हो, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। तो वो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे होगी मुझसे इस तरीके से बात करने की। तो विनी कहती है कि तुम एक बदतमीज इंसान हो जिसने कल रात मेरा फायदा उठाया और मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा नफरत करती हूँ। इतना कह करके वो उसे बाइट कर लेती है और कहती है कि तुम एक डेविल हो। इतने पर तो हायून उसे जबरदस्ती किस करने लगता है, जिस पर उसके लिप पर भी बाइट कर लेती है। तो हायून कहने लग जाता है कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा लिया है। तो वो कहती है कि इसे सर पर चढ़ाना नहीं कहते, इसे जोर जबरदस्ती करना कहते हैं, जो कि आप मेरे साथ में कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हायून कहता है कि और जो तुमने मेरे साथ में किया है उसके हिसाब से तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है, इसीलिए चुपचाप से मेरे साथ में रहो। और मैं इधर बीच बहुत ही ज्यादा बिजी रहने वाला हूँ, इसीलिए अगर तुम्हें कहीं भी बाहर जाना होगा तो मेरा ड्राइवर तुम्हारे साथ में जाएगा। जिस पर विनी कहती कि अब मैं आपके साथ में भला क्यों रहूंगी, मैं आपके साथ में नहीं रहना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि बस बहुत हुआ, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। तो वो कहती है कि मैं विदेश आकर के पढ़ना चाहती हूँ। ये सुनकर के उसे बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वो कहता है कि क्या कहा तुमने। तो विनी कहती कि आपने मेरी माँ और भाई को ढूंढा, इसके लिए मैं आपकी बहुत ही ज्यादा आभारी हूँ, पर ये बात कभी भी नहीं बदल सकती कि मैं आपसे नफरत करती हूँ और आपको कभी भी नहीं देखना चाहती हूँ। आप मुझे अपना पालतू बना करके नहीं रख सकते, मुझे अपनी आजादी चाहिए। ये सब सुनकर के हायून कहता है क्या सच में मैं तुम्हारी नजरों में इतना बुरा इंसान हूँ? सच कहूँ तो मैंने आज तक तुम्हारे जैसे एहसान फरामोश लड़की नहीं देखी है। इतना कहकर के वो वहाँ से चला जाता है और सीधा जाकर के बोर्ड मीटिंग ज्वाइन करता है, जहाँ उसके बड़ी प्रोजेक्ट के लॉस के बारे में सभी बात कर रहे होते हैं और वो लोग ये भी कह रहे होते हैं कि अब तो ये अच्छी बात है कि मिस्टर मैक भी वापस आ गए, अब उन्हें भी मीटिंग ज्वाइन करना चाहिए। ये सुनकर के हायून कहता है कि फिर ठीक है उससे ही मीटिंग करवा लो। इतना कहकर के वो वहाँ से उठ करके जाने लगता है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस आपने मैक को कंपनी में एंट्री क्यों दी? तो हायून कहता है कि अब जब मेरे फादर ने इतना कुछ कर ही दिया है तो मैं खुद ही हट जाना चाहता हूँ। इधर मैक जी परिवार में इंटर करता है तो विनी जीसू से पूछती कि आखिर ये कौन है। तो वो बताती कि मेरे फादर की नाजायज औलाद है। इतना कहकर कि वो मैक को इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है। पर मैक की आवाज सुनकर के विनी को उस दिन फोन वाले आदमी की आवाज याद आती और वो समझ जाती कि तू वही है और वो उससे कहती कि तुम ही हो ना जिसने कि मुझे हायून के खिलाफ भड़काया था। तो मैक कहता है कि और अब उसे जी परिवार से बेदखल कर दिया जाए क्योंकि मैं असली वारिस हुई जी परिवार का। तो विनी कहती कि मैंने गलत फहमी में आकर के तुम्हें वो डॉक्यूमेंट्स भेजे थे, मैं झूठ का साथ कभी भी नहीं देती हूँ। तो वो कहता है कि इन सब के लिए बहुत देर हो चुकी है क्योंकि हायून अपनी बर्बादी के कगार पर आ चुका है। अब कुछ समय के बाद विनी न्यूज में देखती है कि वाकई में हायून ने सब कुछ खो दिया है क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे झूठे इल्जाम लगाए गए थे। ये सब देख करके वो उसे फौरन से ढूंढने लगती है और ढूंढते हुए बाथरूम में जाती है, जहाँ वो देखती है कि वो टब में बेहोश पड़ा हुआ था और जब उसे चेक करती है तो उसे पता चलता है कि हायून को बहुत तेज बुखार है। इसीलिए वो उसे फौरन से जैसे तैसे करके बेडरूम तक लेकर के जाती है, जिसकी वजह से वो भी भीग जाती है। तो हायून कहता है कि ये तो तुम्हारे लिए अच्छा मौका था मुझसे दूर भागने का, तो मुझ पर केस करके मुझे आसानी से धोखा दे सकती हो। तो वो कहती है कि अभी ये सब बात करने का समय नहीं है, पहले आपको दवाई खाना चाहिए। इतना कहकर के वो उसके लिए मेडिसिन लेकर के आती है और उसे जबरदस्ती खिला देती है। तो हायून कहता है कि तुम मेरी इतनी चिंता क्यों कर रही हो, तुम्हें तो यहाँ से भाग जाना चाहिए, आखिर तुम ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकती हो। इस बात का विनी कोई भी जवाब नहीं देती, जिस पर वो उससे कहता है कि विनी मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा चाहने लगा हूँ। तो वो कहती है कि मैं आपको जरा सा भी नहीं चाहती हूँ। तो हायून उसका हाथ पकड़ करके उससे पूछता है कि आखिर क्यों नहीं चाहती हो, मैंने आज तक किसी की भी इतनी परवाह नहीं की जितनी की मैं तुम्हारी करता हूँ। तो वो कहती है कि आपकी इस चाह को कंट्रोल करना कहते हैं। हायून कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ में नाइट स्पेंड करके गलत किया है, मैंने तुम्हें मजबूर किया है जिसका मुझे बहुत ही ज्यादा पछतावा है, लेकिन मेरी फीलिंग सच्ची है, प्लीज उसे मत ठुकराओ। लेकिन विनी उसकी एक बात नहीं सुनती और वहाँ से गुस्से से चली जाती है। अगली सुबह हायून जब उठता है तो उसके असिस्टेंट की कॉल आती है उसके पास, जो कि उसे बताता है कि बॉस सब कुछ आपके प्लान के मुताबिक चल रहा है, जल्दी जी परिवार की भ्रष्ट सिचुएशन शुरू होने वाली है। शाम को विनी जब घर वापस लौट करके आती है तो वो हायून को कैजुअल ड्रेस में देख करके देखती रह जाती है। तो हान उससे कहता है कि तुमने लगता है कि बहुत ही ज्यादा आएं भर ली हैं, जिस पर विनी कहती है कि मैं आपके जैसे बूढ़े अंकल को भला क्यों देखूंगी। तो वो कहता है कि क्या कहा तुमने, मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ। इतना कह करके वो उसे गोद में उठा करके टेबल पर बिठा देता है और कहता है कि मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हूँ। इतना कह करके वो उसे किस करता है और वो उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स है, पर तुम उस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती हो। इतना कह करके वो उसे अपने गोद में उठा करके वहाँ से लेकर के चला जाता है, जिसके बाद में विनी जीसू के साथ में थोड़ा टाइम एक्सपेंड करती है, जिससे कि उसे पता चलता है कि हायून जब 3 साल का था तब उसकी मदर उसे हॉस्पिटल में छोड़ करके भाग गई थी, इसीलिए उसे बचपन से माँ का प्यार नहीं मिला और इस वजह से वो इमोशनलेस हो गया है। जीसू की बातें सुनकर के विनी को रियलाइज होता है कि आखिर हायून ऐसा क्यों बन गया और क्यों उसके अंदर इमोशन नहीं है और वो एकदम राक्षस टाइप का है। जहाँ वो दोनों आपस में बातें करते करते सो जाती हैं। अगले दिन हायून जब जी ग्रुप जाता है तो उसे रिपोर्टर चारों तरफ से घेर लेते हैं, जहाँ में पता चलता है कि हायून ने साबित कर दिया था कि उसके ऊपर लगाए गए सारे एलिगेशन झूठ है और उसे फंसाया गया था, जिसकी वजह से जी ग्रुप वापस से उसके अंडर में आ जाता है। और जब वो कंपनी के अंदर जाता है
तो अपने फादर और मैग को देखता है, जहाँ उसके फादर कहते हैं कि आखिर तुम अपने भाई के साथ में ऐसा कैसे कर सकती हो, ये मत भूलो कि तुम एक अनाथ हो। जहाँ मैग भी कहने लग जाता है कि तुम जानबूझकर की जी परिवार की संपत्ति हड़पना चाहते हो, इसलिए तुमने दोबारा से कंपनी पर कब्जा कर लिया है। तो हायून अपने फादर से कहता है कि मैं जी ग्रुप आपको वापस देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले में मैग के ऊपर कानूनी कार्रवाई करवाऊंगा क्योंकि इसने बहुत सारे कांड किए हैं। ये सुनकर कि मैग हायून के आगे गिड़गिड़ाने लगता है। हायून अपने फादर से कहता है कि आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कंपनी चाहिए या फिर आपका नाजायज बेटा चाहिए। इतना कहकर के वो वहाँ से चला जाता है। अब इस बात से पूरी तरीके से मैग बौखला जाता है और बौखला करके विनी को किडनैप कर लेता है और फिर हायून को अपने अड्डे पर बुलाता है। अब विनी की किडनैपिंग वाली फोटो देख करके तो हायून को सदमा ही लग जाता है और वो भागता हुआ उस जगह पर पहुंचता है और उससे कहता है कि उसे जाने दो। तो मैग कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी एक ही कमजोरी है, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो खुद को हर्ट करना शुरू करो और अपने हाथ से अपना काम तमाम कर लो। इस बात पर हायून कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ, पर विनी कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये कोई मजाक नहीं है। पर हायून उसकी बातों को इग्नोर करता हुआ खुद को जख्मी करना शुरू करता है, जिसे देख कर विनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इतना कम नहीं था कि जब वो पूरी तरीके से जख्मी हो जाता है और अनकॉन्शियस होने लगता है तो मैग उसकी तरफ आगे बढ़ता है उसे फाइनली मारने के लिए, जिस पर हायून फौरन से उसे मार करके बेहोश कर देता है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट अपने आदमियों को लेकर के आता है और जल्दी से हायून को हॉस्पिटल भेजता है और मैग को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। जहाँ विनी हायून के पास बैठ करके उसका हाथ पकड़ करके सोचती है कि मैं अब आपसे दूर कभी भी जाने की नहीं सोचूंगी, बल्कि आपके प्यार को समझने की कोशिश करूंगी, क्योंकि आज मुझे समझ में आया कि हर किसी का प्यार एक जैसा नहीं होता है और हायून का प्यार तो ऑब्सेसिव था। कुछ देर के बाद में हायून की जब आँख खुलती तो विनी उससे कहती कि आखिर आप किसी के लिए अपनी जान जोखिम में कैसे डाल सकते हैं। उसे इस तरीके से रोता हुआ देख करके हायून उससे कहता है कि मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम मेरा नाम लेकर के बेड पर रहो। ये सुनकर के वो कहती कि आप जिंदगी भर बेशर्म में इंसान ही बने रहेंगे, कभी भी नहीं सुधरेंगे। जहाँ हायून सीरियस हो जाता है और उससे कहता है कि वैसे तुम मुझसे दूर जाना चाहती थी ना, तो तुम जा सकती हो, अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। यहाँ पर हायून सोचने लग जाता है कि विनी मेरे साथ मेरी जबरदस्ती की वजह से, ना कि खुद की मर्जी की वजह से है। इतने पर विनी उसके करीब जाकर ही कहती है कि आप मेरा इंतजार करेंगे। इस बात पर वो कहता है कि मैं समझा नहीं कि तुम कहना क्या चाहती हो। तो विनी कहती कि जब मैं पढ़ाई करके विदेश से वापस लौट करके आऊंगी, अगर तब भी आप मुझे इसी तरीके से चाहते रहेंगे तो हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत वहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ समय पूरी 3 साल के बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ हायून का असिस्टेंट कहता है कि मुझे अब इस बात का डर लगने लगा है कि पता नहीं विनी वापस लौट करके आएगी भी या नहीं, और अब तो आपके सिंगल रहने और साधु बने रहने पर सवाल भी उठने लग गए हैं, कहीं आपको लड़के तो पसंद नहीं है। तो हायून कहता है क्या बकवास है, जहाँ असिस्टेंट कहता है कि मैं तो आपको बताना ही भूल गया था कि हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए एक न्यू टैलेंटेड लॉयर को हायर किया गया है, जो कि आपसे मिलने के लिए ऑफिस में आपका इंतजार कर रही है। अब हान जैसे ऑफिस के अंदर जाता है तो वहाँ पर विनी को खड़ा हुआ पाता है, जिसे देख करके तो सरप्राइज हो जाता है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर वो कैसे रिएक्ट करे। असिस्टेंट भी कबाब में हड्डी न बनते हुए धीरे से वहाँ से निकल जाता है, जहाँ हायून उससे कहता है कि तुम मेरी प्यारी सी छोटी सी विनी पूरी 3 साल के बाद में एक टैलेंटेड लॉयर बन के वापस लौट करके आई है और मुझे इतना इंतजार करवाया, पर अब मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा। इतना कहकर के वो रिंग निकालता है और उससे कहता है क्या ये प्यारी सी लड़की मेरी वाइफ बनेगी, जिस पर विनी उस रिंग को फौरन से पहन लेती है। जहाँ हायून उससे कहता है कि दिल से तुम्हारे लिए पहली बार धड़का था जब मैंने तुम्हें देखा था। इतना कहकर के वो एक प्यारी सी किस करता है और इसी प्यारी सी किस के साथ में इस ड्रामे की यहीं पर हैप्पी एंडिंग होती है।